देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें हमने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था हम आपको थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन बताएंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट रेट वाले इस टाइप से क्वेश्चन, गुब्बारे में हवा भरी जाती है, ये सारे क्वेश्चन बताने हैं। लेकिन उसके पहले कुछ प्रीवियस वीडियो के कुछ क्वेश्चन आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, और हमने कहा था कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी में वीडियो, तो हम आपको बता दें कि आपको हर वीडियो में ये बताते हैं कि इंटर के बाद आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करेंगे या BSc करेंगे तो आपको मैथ हिंदी में मिलने वाली नहीं। तो अगर आप आगे भविष्य में कुछ करना चाहते हैं तो मैथ को आप इंग्लिश में सीखने की कोशिश करिए। मैं चाहता तो हिंदी में वीडियो बनाता, लेकिन नहीं, इससे क्या होगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ेंगे, ICSE CBSE सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ें। और आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर किया करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, वीडियो बनाने में हमें भी मज़ा आएगा। ठीक, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो प्रीवियस वीडियो के कुछ क्वेश्चन बता रहे, इसके बाद थ्योरेटिकल वाले जो थ्योरी टाइप के हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो बताएंगे। ठीक, और स्लोगन तो याद रखना ही है कि अब हमने ठाना है मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन दिया था, डिवाइड बाई dx इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 अपान साइन y प्लस वाई कास y। देखिए, आपको बताया गया था इसमें सेपरेशन मेथड लगाते हैं। सेपरेशन मेथड का मतलब हो गया जो x वाले टर्म है, जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में, जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में एडजस्ट कर देते हैं। जितने x वाले टर्म है उनको dx की साइड में और जितने y वाले टर्म है उनको dy की साइड में क्या कर देते हैं, एडजस्ट। देखिएगा थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि जितने जल्दी ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन समाप्त होंगे तो हम आपको सेपरेशन मेथड वाले बताएंगे। देखो कैसे एडजस्ट करोगे, ये साइन y कास y dy इक्वल टू हो जाएगा x 2 log x प्लस 1 dx। देखिए, ये स्टेप इधर हो गया, dx इधर। अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर आपको ओरल हिंट्स देने तो शायद आप ना लगाएं, इसलिए हम पूरा बता रहे, जल्दी से देखिएगा। देखिए, इसमें क्या करेंगे, पहले सेपरेट किया गया, x वाले टर्म dx के साइड में किए गए और y वाले टर्म dy के साइड में किए गए। अब देखिए, y वाले सब dy के साथ में, x वाले dx के साथ में। इसके बाद में क्या आएगा, गौर से देखिएगा, ये आएगा साइन y का अलग इंटीग्रेशन और y कास y का अलग इंटीग्रेशन। इसमें ऐसे ही रहने दो, चलो नहीं मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 2x log x और प्लस x dx। अब देखिएगा, इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में बताए गए थे। देखिए, इसको लेट कर लें फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये लाग वाला फर्स्ट फंक्शन, एक्स वाला सेकंड फंक्शन। लाग वैसे भी लाग और इनवर्स को जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपने पढ़ा था तब आपको बताया गया था कि लाग और इनवर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन बन गया। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसको कुछ नहीं करना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन साइन y, ये पिछले वीडियो के क्वेश्चन है, इसके बाद थ्योरेटिकल वाले शुरू करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला है सबको बिल्कुल रट गया होगा। आपको जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वीडियो आपने देखे होंगे, ना देखे होंगे तो फिर से जा करके देखिएगा, 4-5 वीडियो हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के। क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद में दो काम करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उस होल वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। देखिए जरा, डायरेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन नोट किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है यहाँ पर, कास y, और कास y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है साइन y, फिर क्या लगेगा, माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखिए, माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उस होल वैल्यू का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन कौन है, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में भी कितना होगा, 1 होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिएगा,
सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन cos y का इंटीग्रेशन sin y, जितनी वैल्यू आ गई इसका फिर से इंटीग्रेशन। इधर देखिएगा 2 ये कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है। देखिए इधर भी वही रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन ये आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। देखो फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए तो फर्स्ट फंक्शन नोट कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा x²/2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x का देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन x²/2, ये जो वैल्यू आ गई इसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस x dx। ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, देखिएगा ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई। देखो 1 का साइन y पे मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आया y साइन y। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² log x, और इसमें देखिए x से x कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा x dx और ये इंटीग्रेशन x dx, ये इससे कैंसिल हुआ तो y साइन y x² log x प्लस c। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन लिखे गए थे उनमें से कुछ बता रहे हैं, जल्दी से ले लीजिए इनकी स्क्रीनशॉट। देखिए पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन ये भी था, cosec x log y dy/dx प्लस x² y² इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, देखिएगा ज़रा, x² cosec x log y dy/dx प्लस x² y² इक्वल टू 0। ये भी पिछले वीडियो की बता रहे हैं, बस इसके बाद थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होते हैं, मूलधन, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, इस तरीके वाले वो भी बताने। देखिएगा इसमें भी सेपरेशन मेथड लगाएंगे, सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे देखिएगा, ये उधर माइनस x² y², जितने x वाले टर्म हैं वो dx की साइड में एडजस्ट करेंगे, जितने y वाले टर्म हैं वो dy के साथ एडजस्ट करेंगे। x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy के साइड में। देखिए कैसे, देखना log y dy और ये अपान में आ जाएगा y²। देखो इतना, ये इतना log y dy अपान y², तो माइनस x² अपान cosec x dx। ये देखिए सेपरेट किए गए, सेपरेट का मतलब x वाले टर्म dx की साइड में और y वाले टर्म dy की साइड में। देखो log y dy अपान y² माइनस x² अपान cosec x dx। देखिएगा इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो y की पावर -2, y² है अपान में, ऊपर जाके y की पावर -2 dy, और ये हो जाएगा x² साइन x। 1 cosec x को क्या लिखा जा सकता है, साइन x, 1 cosec x को साइन x। अब देखिए सेपरेट हो गए तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, अगर आप कर सको तो छोड़ दें, चलिए बता देते हैं, जल्दी से बता देते हैं। देखिए वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये log फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। आपको जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाया गया था तो log बताया गया था, log और इनवर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही सपोज किए जाते हैं। इसमें देखिएगा ये एल्जेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन आइलेट के हिसाब से, और ट्रिग्नोमेट्रिकल ये सेकंड फंक्शन। गौर से देखिएगा, थोड़ा सा पूरा बता देते हैं, जल्दी से देखिएगा। शायद ये सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस के बाद में 2 काम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। देखिएगा ज़रा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, फर्स्ट फंक्शन को नोट कर देंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन -1/y आएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, देखो ये हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1, ये आएगा y की पावर -1
अपान -1, तो इसको लिख सकते हो -1 अपान वाई, इसको लिख सकते हैं -1 अपान वाई। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आज शुरू कर देना है। फिर इसके बाद में फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। देखो माइनस के बाद में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन log y का 1 अपान वाई, इसका इंटीग्रेशन, देखो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आ गई इस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। इसमें देखिएगा, इसमें भी वही फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को नोट करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन। देखिए सेकंड कौन है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कास एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स। फिर क्या होगा माइनस, देखिएगा माइनस के बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, होल वैल्यू जो आएगी उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स। देखिए साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन माइनस आएगा तो यहाँ माइनस की जगह प्लस, जितना आया इसका फिर से इंटीग्रेशन। देखिएगा ये हो जाएगा -1 अपान वाई log वाई, ये माइनस माइनस प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई, 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई। इसमें देखिएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर कास एक्स, यहाँ हो जाएगा -2x कास एक्स डी एक्स। अब देखिए -1 अपान वाई log वाई, इसका इंटीग्रेशन फिर यही आएगा -1 अपान वाई। अरे इसको फिर यही लिखोगे ना, y की पावर -2, 1 अपान वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y की पावर -2, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 अपान वाई। इधर देखिएगा एक्स स्क्वायर कास एक्स -2, इसमें ये फिर से फर्स्ट फंक्शन फिर से सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फार्मूला रटा होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बताओ, कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन कास एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो वैल्यू आ गई इस वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन। देखिएगा इनसे चाहो तो -1 अपान वाई कामन कर लो तो आएगा log वाई प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कास एक्स, -2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x साइन एक्स, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस कास एक्स, ये देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कास एक्स प्लस सी। इसका लीजिए ज़रा स्क्रीनशॉट। तो और एक आध जो क्वेश्चन थे प्रीवियस वीडियो के वो बता दें, फिर थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए ये क्वेश्चन जो वीडियो में, अरे सॉरी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बोर्ड पर दिख रहे हैं, ये बताते हैं, ये पिछले वीडियो में थे, कुछ एक आध एक्स्ट्रा हो गए हैं, प्रीवियस वीडियोस में थे ही कुछ एक्स्ट्रा हो गए। इसके बाद आपको ले चलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ। जो थ्योरेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें लोग बहुत डरते हैं। देखिए मज़ा आ जाएगा, बस केवल मेहनत से समझिएगा। देखिए मेहनत करने, बोला जाता है कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना ही होगा, हर वीडियो में, एक आध वीडियो में हमने पीछे बोला भी है, कोशिश करते रहे, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना किए कभी जय जयकार नहीं होती। अब देखिए ज़रा गौर से, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये शायद प्रीवियस वीडियो में ही था, इसके बाद आपको ले चलते हैं। देखिए बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, बताना पड़ता है। ये है, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एडजस्ट करेंगे, जितने x वाले टर्म है वो dx की साइड में, जो y वाले टर्म है dy की साइड में, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब हो जाएंगे तब आपको ले चलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघातीय अवकल समीकरण, इस टाइप के जो विशेष टाइप के हैं थोड़ा सा। देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, y dy,
y और dy, x वाले टर्म dx की साइड में एडजस्ट करना है, y वाले टर्म dy के साइड में, तो y dy और अपान में आ जाएगा 1 + y स्क्वायर, y dy अपान में 1 + y स्क्वायर, और ये x और ये dx, देखो dx के इधर मल्टीप्लाई x dx और ये अपान में 1 - x स्क्वायर। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/2 log 1 + y स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/2 सॉरी log 1 - x स्क्वायर। अब देखिए ये सारे टर्म लाग में है तो कांस्टेंट भी किस में होगा, लाग में। आपको पता है, आपको बताया था कि अगर सारे टर्म साइन इन्वर्स में आ जाएं तो कांस्टेंट भी साइन इन्वर्स में लेंगे, सारे टर्म टैन इन्वर्स में आ जाएं तो कांस्टेंट भी टैन इन्वर्स में लेंगे, सारे टर्म अगर कास इन्वर्स में आ जाएं तो कांस्टेंट भी कास इन्वर्स में होगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा ये बता चुके हर वीडियो में। 1 + y स्क्वायर को अगर टी लेट कर लिया जाए, 1 + y स्क्वायर को अगर टी लेट कर लो 1 + y स्क्वायर को, तो यही आएगा। ये वाला आंसर मालूम कैसे आएगा, अगर 1 - x स्क्वायर को टी लेट कर लिया जाए, 1 - x स्क्वायर को 1 - x स्क्वायर को टी लेट कर लिया जाए तो ये आंसर आएगा। सारे टर्म जब लाग में है तो कांस्टेंट भी लाग में होगा, तो log c। अब देखिए और भी सॉल्व कर देंगे, 1/2 log 1 + y स्क्वायर, ये जैसे ही ख़त्म होंगे वैसे थ्योरेटिकल बताएंगे, +1/2 log, इस साइड हो गया 1 - x स्क्वायर log c। देखिए 1/2 कॉमन कर लीजिए, ये आएगा log 1 + y स्क्वायर प्लस log 1 - x स्क्वायर प्लस log c। गौर से देखिएगा, ये 1/2 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। देखिएगा ये हो जाएगा log 1 + y स्क्वायर, log 1 + y स्क्वायर प्लस log 1 - x स्क्वायर प्लस log 1 - x स्क्वायर, और 2 का इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2 log c। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, log m + log n का, log m + log n, तो क्या होता है log m और इंटू n, log m + log n तो log m इंटू n। इसमें कौन सा लग जाएगा, ये n log m = होता है log m की पावर n, ये तो ये क्या हो जाएगा बताओ, log c स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, log काटिएगा नहीं, डायरेक्ट हटाइए तो क्या आएगा 1 + y स्क्वायर 1 - x स्क्वायर = c स्क्वायर। अब देखिए c स्क्वायर हो या c के साथ कोई कांस्टेंट के साथ में, पहले सुन लीजिए, कांस्टेंट के साथ में कोई कांस्टेंट वाला टर्म मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, कांस्टेंट के साथ में, अभी उस दिन प्रीवियस वीडियो में बताया था, कांस्टेंट के साथ में कांस्टेंट वाला कोई टर्म मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, तो उसको नया कांस्टेंट सपोज कर लो, नया कांस्टेंट। c स्क्वायर की जगह सीधे c1 लिख दो या k लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे c 2 बार है तो अभी क्या बताया कि कांस्टेंट के साथ में कोई कांस्टेंट वाला टर्म मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, प्लस माइनस में हो, तो नया कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। कांस्टेंट के साथ में कोई कांस्टेंट वाला टर्म ही मल्टीप्लाई में हो या प्लस में हो या माइनस में हो या डिवाइड में हो तो नया कांस्टेंट लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, तो अगला बताते हैं। देखिए सेकंड नंबर पे जो लिखा है, जितने जल्दी इनको बता दें फिर आपको थ्योरेटिकल वाले इसी में शुरू करते हैं, थ्योरी बेस्ड जो होते हैं। देखिएगा अब देखना इसी का सेकंड नंबर, ये लिखा है सेकंड नंबर पे 1 + y स्क्वायर tan 1 x dx 2y 1 + x स्क्वायर dy = 0। देखिएगा इसमें भी सेपरेशन मेथड लगाएंगे, सेपरेट करेंगे tan 1 x dx, इसको उस साइड करेंगे -2y 1 + x स्क्वायर dy। देखिए जितने x वाले टर्म हैं उनको dx की साइड में, जो x वाले टर्म हैं उनको dx की साइड में अरेंज करेंगे और जो y वाले टर्म हैं उनको dy की साइड में अरेंज करेंगे। जो x वाले टर्म हैं उनको dx की साइड में अरेंज कर देंगे, जो y वाले टर्म हैं उनको dy की साइड। कैसे देखो, गौर से देखिएगा, tan 1 x dx, देखो इतना tan 1 x dx, ये और ये अपान में आ जाएगा 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर। इधर क्या हुआ -2y dy
-2y/dy और ये अपान में 1 + y²। ऐसे इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन मालूम कितना आएगा, इसका आएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपान 2। ये कब आएगा, जब tan इनवर्स x को t लेट कर लोगे। चलो इधर दिखा देते हैं, कुछ लोग सोचेंगे क्या रटा रटा आया है क्या, बिल्कुल डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए ये है, जैसे इसमें आप लेट कर लो, tan इनवर्स x को t लेट कर लो। देखिएगा जब tan इनवर्स x को, इसको अलग सॉल्व करके बता रहे, इस वाले स्टेप को यहाँ पर अलग। देखिए tan इनवर्स x को t लेट करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन 1/1 + x² dx = dt। देखिए ये dx/1 + x², dx/1 + x² dt। tan इनवर्स x की जगह क्या लिखोगे, t। tan इनवर्स x की जगह t और dx/1 + x² की जगह dt। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t²/2। t की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2। देखो t की वैल्यू tan इनवर्स का होल स्क्वायर, इसका आएगा माइनस log 1 + y², 1 + y। अब ये कैसे आएगा, जब 1 + y² को t लेट करोगे, 1 + y² को अगर t लेट कर लिया जाए और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए c हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, प्लस में c। बस यही आंसर हुआ, इसमें और कुछ तो गिवन नहीं है। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 ये सॉल्व करके दिखाया गया। और इसमें कैसे आएगा, अगर 1 + y² को t लेट कर लो तो यार, अब चाहो तो आप इसको इधर ला कर लिख दो, प्लस हो जाएगा। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, अगला देखिए, थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन आज शुरू करने, गौर से देखिएगा। देखिए थर्ड वाला ये xy dy/dx = x + 2 y + 2 और ये गिवन है y1 = -1। इसका मतलब आपको बता चुके थे, इसको एक्सप्लेन करके बताया था इसको। इसका मतलब है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये बताया था। देखो एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, कई एक आध क्वेश्चन ऐसे थे। मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू, जब x की वैल्यू व्हेन x = 1 देन y = -1। ये वैल्यू क्यों गिवन होती है, ये भी आपको 2-3 क्वेश्चन में बताया था। ये जो वैल्यू गिवन होती है, इस वैल्यू की हेल्प से लास्ट में जो हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं ना c, उस c की वैल्यू निकाली जाती है। ये जो एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू की हेल्प लेकर के लास्ट में जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होता है, उस c की वैल्यू निकाली जाती है और फिर वो c की वैल्यू रख दी जाती है। देखिएगा तो इसमें भी सेपरेशन मेथड कैसे लगाओगे, वही देखो xy dy/dx x + 2 y + 2 सेपरेट करेंगे। जितने x वाले टर्म है उनको dx की साइड में सेपरेट करेंगे और जितने y वाले टर्म है उनको dy की साइड में सेपरेट करेंगे। देखिए कैसे सेपरेट करेंगे, देखना y dy और ये अपान में आ जाएगा y + 2 और देखना x + 2 dx इधर हो जाएगा, y dy अपान y + 2 और ये x + 2 dx और अपान में x, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसमें ऊपर 2 प्लस कर दें, 2 माइनस कर दें। देखिएगा, देखो ये डिनोमिनेटर का स्टेप क्या लिखा है, हर का स्टेप क्या लिखा है, y + 2। तो ऊपर भी हम लोग क्या बना लें, y + 2, ऊपर भी y + 2। तो यहाँ पर 2 प्लस कर दें, 2 माइनस कर दें। इसमें देखिएगा थोड़ा सा, इधर देखना कैसे, यहाँ पर 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस कर दिया, देखो, और अपान में हो जाएगा y + 2 dy। 2 प्लस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, 2 प्लस कर दिया, 2 माइनस। देखो y + 2, 2 प्लस कर दिया और 2 माइनस, y + 2 डिनोमिनेटर में है। तो यही जो स्टेप डिनोमिनेटर में है, जो स्टेप हर में है, वही स्टेप बनाना था। तो ऊपर 2 प्लस कर दिया, 2 माइनस। इसमें क्या करेंगे, स्टेप देखिएगा, x से अलग अलग डिवाइड कर दें, x से x को डिवाइड कर दें और x से 2 को डिवाइड कर दें। तो क्या आएगा, देखो x/x 1 हो जाएगा और आएगा 2/x। देखो कैसे अलग अलग डिवाइड कर दें, इसमें ऐसे x/x अलग इंटीग्रेशन और 2/x अलग इंटीग्रेशन, x/x और 2/x। देखिएगा अब इसको क्या करेंगे, देखना y + 2 को अलग डिवाइड कर दें, इंटीग्रेशन,
y+2 को अलग डिवाइड किया और -2 को अलग डिवाइड कर दें। ऐसे देखो y+2 को अलग डिवाइड कर दिया, -2 को अलग डिवाइड कर दिया। इसमें ये कितना आएगा, ये तो 1 आएगा, 1 dx। इसमें 2 कांस्टेंट है, 1/x dx। देखिएगा यहाँ 1 आएगा, y+2 से y+2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होता तो x आता, y के रिस्पेक्ट में है तो y आएगा। इसमें 2 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन आएगा log y+2, इसका x आएगा, इसका आएगा log x प्लस कांस्टेंट लेंगे c, प्लस कांस्टेंट ले लिया c। अब देखिए ये इतना आंसर सही है, लेकिन ये इतना आंसर तब तक सही था जब ये वैल्यू गिवन ना होती। ये वैल्यू गिवन, ये जो वैल्यू गिवन है आपको हर एक क्वेश्चन बताया है, अगर ये वैल्यू गिवन ना होती तो ये आंसर सही था। लेकिन अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू एक्स वाई की यहाँ पर पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह -1, x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे रखेंगे, y की जगह -1 सब्सटीट्यूट करेंगे रखेंगे। फिर किसकी वैल्यू आएगी, c की, कांस्टेंट c की वैल्यू आएगी और वो c की वैल्यू फिर इसी जगह रखी जाएगी। देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग मतलब रखने पर, क्या रखने पर, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू -1। तो यहाँ देखो y की जगह -1 रखेंगे, यहाँ पर y की जगह -1 रखेंगे तो 2 - 1 1 बचेगा, x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे प्लस c। आपको पता है देखिए log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0, यहाँ भी log 1 की वैल्यू 0, ये 1 इधर आएगा तो -1, ये भी देखो -1 और ये 1 इधर आया -1। 0 प्लस करने से 0 माइनस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं आता। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, देखो -2। अब ये c की वैल्यू जो -2 है फिर यहाँ पर रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y 2 log y+2 x प्लस 2 log x और c की वैल्यू कितनी रख देंगे, -2। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, एक ये बच्चा इसको बताते हैं, फिर थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन शुरू करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थ्योरी वाले भी। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद थ्योरेटिकल वाले जो हैं वो बता रहे हैं। ये 4th वाला देखो, 2y+3 - xy dy/dx। इसी थ्योरेटिकल वाले इसी पर है, लेकिन वो बहुत बच्चे डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। हम आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। देखिएगा ये हो जाएगा 2y+3, इसमें भी देखो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, xy dy/dx। माइनस वाला टर्म इधर कर दिया गया। अब क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, जो x वाले टर्म है उनको dx की साइड में और जो y वाले टर्म है उनको dy की साइड में सेपरेट करेंगे। x वाले टर्म देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा एक काम करो, पहले dx इधर कर दो, 2y+3 dx = xy dy। अब देखिए ये इधर अपान में ले आओ और x इधर अपान में, x इधर, तो x इधर अपान में आएगा 2/x dx y dy अपान y+3। दोनों साइड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 प्लस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, 2 1, इसमें 2 कांस्टेंट है, इसमें क्या करेंगे 3 प्लस और 3 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस। अब चाहो तो इसको आप सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे और देखिए x की वैल्यू 1 रख देना, y की वैल्यू -2। इसके बाद देखिए अब बताते हैं आपको कौन से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल वाले बताते हैं, थ्योरी वाले बताते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे हैं, ये इंग्लिश में लिखेंगे, पहले इनको हिंदी में बता रहे हैं। NCERT में भी हैं, RD शर्मा में भी हैं, ML अग्रवाल में, यही है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अभी 5-6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन और हैं। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मोस्टली लोग छोड़ देते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, डरिएगा नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। केवल आप इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा, और कॉन्सेप्ट अगर एक बार आप समझ गए तो ये सरल लगेंगे, बस केवल थोड़ा सा देखने में टफ है। देखिए हिंदी में भी बता रहे हैं इनको, पहले इन ए बैंक, सारे बता देंगे आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखा है इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर।
इन हाउ मेनी ईयर्स 1000 रुपीज़ होगा यहाँ पर होगा 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ होगा। अरे यार देखो ये होगा 1000 रुपीज़ डबल इटसेल्फ। अब हिंदी में पहले इसको बता दें, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन, इन ए बैंक मतलब एक बैंक में मूलधन कुछ धन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5%, मतलब 5% पर ईयर, मतलब वार्षिक। एक बैंक में कुछ धन, प्रिंसिपल का मतलब होता है वैसे मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट को बोलते हैं मूलधन। एक बैंक में जो मूलधन है वो पर ईयर मतलब 5% वार्षिक दर से बढ़ता है। मूलधन जो है 5% वार्षिक दर से बढ़ता है। मतलब जैसे किसी बैंक में आपने पैसा जमा कराया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे किसी बैंक में आपने पैसा जमा कराया तो वो पैसा कैसे बढ़ेगा, 5% पर ईयर, हर साल 5% वार्षिक दर से बढ़ेगा, 5% की दर से बढ़ता है। तो इन हाउ मेनी ईयर्स, तो कितने साल में 1000 रुपये डबल हो जाएंगे, दोगुना हो जाएगा। देखिए हिंदी में आप बुक खोल के आप अपने सामने रख लिया करो, जिसको हिंदी में ज़्यादा ना समझ में, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, बुक खोल के रख लिया करो तो समझ में आ जाएगा। कहा गया एक बैंक में जो है प्रिंसिपल मतलब मूलधन या धन इंक्रीजेज बढ़ता है एट द रेट ऑफ 5% की दर से पर ईयर, मतलब एक साल में। तो मतलब एक बैंक में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो एक साल में 5% की दर से बढ़ता है। 5% की दर से क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता होगा, ब्याज मिलता होगा। तो बोला गया इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में 1000 रुपीज़ डबल इटसेल्फ, कितने साल में 1000 रुपये दोगुने हो जाएंगे। मतलब एक बैंक में अगर आप कुछ पैसा जमा कराते हैं तो वो 5% उस पर ब्याज मिलता है, 5% की रेट से बढ़ता है। वो धन जो होता है एक बैंक में, जो भी आप धन जमा कराते हैं वो धन 5% वार्षिक दर से बढ़ता है। तो कितने साल में 1000 रुपये दोगुने हो जाएंगे। अब देखिएगा इनको लगाना कैसे है, तीनों क्वेश्चन बताएंगे आप केवल समझ, इसलिए तीनों बताएंगे कि आपको बढ़िया परफेक्ट समझ में आ जाए। ठीक, तो क्वेश्चन हिंदी में समझ गए होंगे कि एक बैंक में अगर आप पैसा जमा कराते हैं तो वो पैसा 5% वार्षिक दर से बढ़ता है। पैसा बढ़ता क्यों है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जोड़ा जाता है, ब्याज जोड़ा जाता है। तो कहा गया कितने साल में 1000 रुपये डबल हो जाएंगे, कितने साल में 1000 रुपये डबल हो जाएंगे, 1000 रुपये दोगुने हो जाएंगे। देखिए ज़रा गौर से, तो इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% से बढ़ता है। तो लेट कर लिया जाए, लेट एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी प्रिंसिपल इज P रुपीज। ऐसे हिंदी में कहेंगे, हिंदी में चलो लिख देते हैं, माना किसी समय टी पर मूलधन या धन, मूलधन P रुपये है, हिंदी में इसको कहेंगे। देखिए तीनों क्वेश्चन बताएंगे, गौर से देखिएगा। अच्छा इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, जैसे इस मूलधन इंटरेस्ट बढ़ता है, धन बढ़ता है बैंक में, तो जो बढ़ता होगा वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ता होगा, समय के साथ साथ ही तो बढ़ेगा समय। अच्छा ब्याज, जैसे आपने मान लो बैंक में सपोज करो 5000 रुपये जमा कराए, तो उस पर ब्याज कब मिलेगा, जैसे महीने दर महीने ऐसे गुजरते जाएंगे, समय के हिसाब, समय के साथ साथ ही तो मिलेगा। 1 साल 2 साल तो ब्याज बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो सपोज कर लिया गया एट एनी टाइम टी प्रिंसिपल इज पी आर एस, मतलब P रुपीज, मतलब किसी समय टी पर जो मूलधन है वो P रुपये। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, समझिएगा वो ढंग से तीनों क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि समय क्यों लिया गया, तो यहाँ पर जो P है ना वो स्थायी नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब बिल्कुल स्थिर नहीं होगा। क्यों, जैसे मान लो अभी आपने स्टार्टिंग में मान लो आपने 10,000 रुपये जमा किए, तो 5-6 महीने बाद वो 10,000 ही नहीं रहेगा। 5-6 महीने गुजर जाने के बाद 10,000 में कुछ इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा, कुछ ब्याज भी जुड़ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, समय के साथ साथ बदल जाएगा कि नहीं जाएगा, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो मतलब जब समय T है, जब टाइम T है, तब धन कितना है, P है। समय बढ़ेगा, जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे P बढ़ेगा, जैसे जैसे T बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे प्रिंसिपल अमाउंट जो P है ये भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 5% पर ईयर। कितना ब्याज मिल रहा है, 5% सालाना, 5% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, 5% पर ईयर मिल रहा है। तो अगर आपसे मान लो क्वेश्चन किसी ने कर दिया कि चलिए ये तो समझ में आया कि प्रिंसिपल P है, मूलधन P है, लेकिन इस समय T क्यों है, तो आप बताओगे यहाँ
पर जो P है वो स्थायी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, P बदलता रहेगा समय के साथ साथ। कोई पूछे कैसे, तो आप समझा सकते हो कि जैसे सपोज करो 10,000 रुपये जमा किए गए, तो 1, 2, 3 महीने बाद वो 10,000 नहीं होंगे, कुछ बढ़ जाएंगे। जितना ब्याज बढ़ता जाएगा, जिस हिसाब से ब्याज मिल रहा होगा, तो समय जैसे जैसे बढ़ जाएगा वैसे वो 10,000 रुपये भी बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीज होते चले जाएंगे। अगर 10,000 आप स्टार्टिंग में जमा करते हो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वो 10,000 रुपीज़ भी बढ़ेंगे। तो किसी समय पर समय के साथ साथ P में इंक्रीजमेंट होगा, समय के साथ साथ। तो मान लिया गया कि जब समय T है तब अमाउंट कितना है, P है। अब समय ये T से बढ़ता जाएगा तो ये P भी बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा, तीनों क्वेश्चन बताएंगे आपको, गौर से देखिएगा। अगर फिर बता दें, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि टाइम T क्यों लेट किया, तो आप बताओगे यहाँ जो P है वो कांस्टेंट नहीं होगा, P जो है वो स्थायी नहीं होगा, P बदलेगा। अगर आपसे कोई पूछे P क्यों बदलेगा, तो आप बताओगे P यहाँ पर मूलधन है और उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का, तो साल भर बाद ये P नहीं रहेगा। तो जैसे T का मान मतलब साल भर बाद मतलब समझते हो, T मतलब समय जब 12 मंथ हो जाएंगे, 1 ईयर हो जाएगा, जब T की वैल्यू 1 ईयर हो जाएगी तो P की वैल्यू P नहीं रहेगी, इसमें 5% इंटरेस्ट भी प्लस हो जाएगा, 5% ब्याज भी प्लस हो जाएगा। तो T क्यों साथ में T क्यों लिया गया है कि जब समय T है तब धन प्रिंसिपल अमाउंट कितना है P, जैसे जैसे समय इंक्रीज होगा वैसे वैसे P भी इंक्रीज होगा। अब देखिएगा पूरे क्वेश्चन बताएंगे, गौर से देखिएगा। अब इसमें रेट देखिए, रेट का मतलब यही दर। अच्छा बताओ, ये जो 5, तो रेट का मतलब क्या हुआ, चेंजमेंट ही होगा, कितना होगा 5%। गौर से देखिएगा, अब ये 5% किस में मिलेगा, P का ही तो मिलेगा। जैसे मान लो आपने 100 रुपये जमा किए तो आपको 100 रुपये का ही तो 5% मिलेगा। 100 का 5% क्या होगा, 100 रुपये। जैसे मान लो आपने 10,000 जमा किए, 10,000, तो आपको 10,000 रुपये में ही 5% मिलेगा। तो 10,000 का 5% क्या होगा, 10,000 × 5/100। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है P, प्रिंसिपल अमाउंट P है, उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5%। तो P का 5% कितना आएगा, देखो P × 5/100, P × 5/100। और इसी को आप क्या लिखोगे, dP/dt, dP/dt। अब आपसे पूछा जाए कि dP/dt क्यों हुआ, तो dP/dt मतलब क्या हुआ, P में चेंजमेंट T के रिस्पेक्ट में, P में चेंजमेंट T के रिस्पेक्ट में, मतलब P में चेंजमेंट। अब चेंजमेंट भी 2 प्रकार का होता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा तो पैसा बढ़ेगा ना कि घटेगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। तो dP/dt का मतलब क्या हुआ, dP/dt का मतलब हुआ P में चेंजमेंट, मतलब अमाउंट में, प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजमेंट समय के साथ साथ। और वो चेंजमेंट कितना होगा, 5% ही तो होगा। वो चेंजमेंट कितना होगा, 5%। मतलब इसको dP/dt का मतलब हुआ चेंजमेंट। और चेंजमेंट 2 टाइप्स का होता है, या तो इंक्रीज होगा, कोई चीज़ अच्छा चेंज कैसे हो सकती है, या तो बढ़ेगी तो चेंज होगी, और या तो घटेगी तो चेंज होगी, इंक्रीज होगी तो चेंज होगी, डिक्रीज होगी तो चेंज होगी। तो dP/dt का मतलब चेंजमेंट है, लेकिन ये इंक्रीज होगी। चेंजमेंट मतलब बदलाव, परिवर्तन। और परिवर्तन कब होगा, जब कोई चीज़ बढ़ रही होगी तो परिवर्तन होगा, घट रही होगी तो भी परिवर्तन होगा। इंक्रीज हो रही होगी तब भी चेंजमेंट आएगा, डिक्रीज होगी तब भी चेंजमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ेगा, ब्याज जुड़ेगा तो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो dP/dt का मतलब क्या हुआ, P में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, P में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल अमाउंट में, धन में, मूलधन में चेंजमेंट समय के सापेक्ष। और वो चेंजमेंट कितना होगा, जितना P होगा उसका 5%। वो चेंजमेंट कितना होगा, जितना P होगा उसका 5%। फिर से समझो, dP/dt का मतलब हो गया P में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, P में चेंजमेंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में। और वो चेंजमेंट कितना होगा, चेंजमेंट मतलब यहाँ इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीज होगा। तो dP/dt का मतलब P में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो चेंजमेंट कितना है 5%। तो किसका 5% होगा, जो P है उसी का तो 5% होगा। देखिए, तो एक तरफ हो गया dP/dt, dP/dt का मतलब हो गया P में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब P में इंक्रीजमेंट, P में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, P में कितना बढ़ोतरी हो रही, मूलधन में कितनी बढ़ोतरी हो रही समय के साथ। तो dP/dt का मतलब हो गया धन में बढ़ोतरी T के सापेक्ष, या धन में चेंजमेंट T के सापेक्ष। मतलब
प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्रीजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो प्रिंसिपल अमाउंट में चेंजमेंट कितनी होगी 5%। तो किसका 5%? जो पी है उसी का 5%, पी इंटू 5/100। अब आगे देखिएगा, अभी सब क्वेश्चन बताएंगे तो हो जाएगा dp/dt, सरल होते हैं भैया। ये आएगा देखो 20, p/20, इसमें भी एडजस्ट करो, कैसे देखो dp/p 1/20t, इनको तीनों को बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। इंटीग्रेशन कर दीजिए तो ये आएगा log p, ये आएगा 1/20, सॉरी यहाँ dt होगा देखो p तो अपान में आ गया, ये dt/20 होगा, dp/p और ये dt/20, तो ये आएगा t प्लस कांस्टेंट c। अब क्या करोगे, अब लिखोगे एट इनिशियल कंडीशन व्हेन t = 0, हिंदी में लिखोगे प्रारंभ में, जब t बराबर 0 है। प्रारंभ में मतलब जब स्टार्ट ही होता है, जब समय कुछ हो नहीं पाया, जैसे ही आपने जमा किया है, जब प्रारंभ में जैसे ही आप जमा करते हो तो प्रारंभ में लिखोगे जब t बराबर 0 है। देन जब t बराबर 0 मतलब जैसे आप शुरुआत करते हो तो कितने रुपए से शुरुआत करते हो, तब p की वैल्यू कितनी है, देन p = 1000, देन p = तब लिखोगे तब p = अच्छा ये करते क्यों है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये क्यों करते हैं तो आप बताओगे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्यों करते हैं तो आप बताओगे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, c की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। तो प्रारंभ का मतलब हुआ स्टार्टिंग में, मतलब जिस समय आप जमा कर रहे हैं, जिस समय बैंक में आप अमाउंट जमा कर रहे हैं तब t की वैल्यू 0 होगी। तो जमा करने मतलब स्टार्टिंग कितना है बताओ, 1000 ही तो जमा की, 1000 से ही तो स्टार्ट कर रहे हो। तो मतलब जब शुरुआत कर रहे हो, जब t की वैल्यू 0 हो तो कितने रुपए से शुरुआत कर रहे हैं आप, 1000 से। अगर आपसे पूछा जाए ये क्यों कर, देखिए तीनों बताएंगे तो आप परफेक्ट समझ में आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये क्यों करते हैं तो आप बताओगे c की वैल्यू निकालने के लिए। ये वैल्यू फ्री क्वेश्चन फर्स्ट में रखो, देखो फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट, जल्दी से देखिएगा, वीडियो चाहे इतना बड़ा हो जाए पूरा देखिएगा। log p, p की जगह रखोगे 1000। अगर आपसे पूछा जाए ये क्यों करते हैं तो आप बताओगे कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब जब स्टार्टिंग होती है t = 0 मतलब जब स्टार्टिंग ही होती है। ऐसा आप पढ़े होगे फिजिक्स में ऐसे बताया जाता है। तब जब स्टार्टिंग होती है तब p की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है, 1000 से। तो p की जगह 1000 रखोगे, t की जगह 0 रख दोगे तो c की वैल्यू आ गई। अब देखो c की वैल्यू कितनी आ गई, log 1000, ये यहीं पर रखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी जगह रखोगे। देखो log p 1/20t प्लस log 1000, यहाँ c की जगह वैल्यू रख दी गई। c की वैल्यू निकालने के लिए ये किया जाता है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। अब देखिए log p, इसको इस साइड लाएंगे, log 1000 1/20t। ये c की वैल्यू निकालने के लिए c की वैल्यू log 1000 था, यहाँ पर रख दी गई। इसको इस साइड लाए, माइनस का फार्मूला बन गया log m माइनस log n। तो क्या बनेगा देखो log m/n t/20। चलिए इसको क्वेश्चन सेकंड मान लो। अब कहा गया कितने समय बाद इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब t की वैल्यू पूछी गई। तो कितने समय बाद 1000 डबल इटसेल्फ, मतलब 1000 दोगुने हो जाएंगे। तो मतलब t की वैल्यू पूछी गई तो लिखेंगे व्हेन, ऐसे इसी में देखिएगा व्हेन p = अब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल। p की वैल्यू डबल का मतलब 1000 का डबल कितना हो गया, 2000। तो p की वैल्यू डबल होने में कितना समय लगेगा, t की वैल्यू मतलब जब स्टार्टिंग थी, जब t की वैल्यू 0 थी तब p की वैल्यू कितनी थी, 1000 थी। अब जब p की वैल्यू 2000 है तब टाइम कितना होगा, कितना समय लगेगा। 1000 से स्टार्ट किया गया था, t की वैल्यू जब 0 थी। ये क्यों करते हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए। तो जब t की वैल्यू 0 थी तब p की वैल्यू 1000 थी, मतलब स्टार्टिंग में। t की वैल्यू 0 मतलब प्रारंभ में, इनिशियल का मतलब प्रारंभ में।
तो टी की वैल्यू जब स्टार्टिंग में 0 थी तब पी की वैल्यू 1000 थी। अब जब पी की वैल्यू 2000 हो जाएगी तब तक टाइम कितना हो जाएगा, देखो कहा नहीं गया डबल इटसेल्फ, 1000 को दोगुना होने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए, अब यही वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए इक्वेशन सेकेंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पर रख दी जाए तो हो जाएगा log पी की जगह यहाँ पर 2000 रख दो, 2000 अपान 1000 इक्वल टू टी बाई 20, ये कैंसिल, ये आएगा log 2 टी बाई 20 के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 20 log 2 टी। ये आंसर हुआ। इतने ईयर्स मतलब इतने ईयर्स बाद, इतने समय बाद 1000 डबल हो जाएगा, इतने समय बाद 1000 रुपये डबल हो जाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, एक आध और बताते हैं। देखिए सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, सेकंड वाला कहा गया इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज, वही है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर एन अमाउंट ऑफ 1000 इज डिपॉजिटेड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। अब थोड़ा सा है वही चीज़, अब हिंदी में पढ़ दें। मतलब कुछ धन बैंक में 5% पर ईयर, मतलब एक बैंक धन पर क्या देती है, कुछ धन पर, मतलब एक बैंक में जो मूलधन वो बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, 5% वार्षिक दर से बढ़ता है। किसी बैंक में जो मूलधन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ता है। तो 1000 रुपये जमा किए जाते हैं, 1000 जमा किए जाते हैं, तो कहा गया विद द बैंक हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर। तो 10 वर्ष के बाद यही 1000 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद 1000 कितना हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें टी पूछा गया था, इसमें पी पूछा गया है। वही ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें कहा गया था 1000 को डबल होने में कितना समय लगेगा, और इसमें बोला गया है कि 10 साल बाद यही 1000 कितना हो जाएगा, 10 साल बाद 1000 कितना हो जाएगा। मतलब एक बैंक में जो मूलधन है वो 5% वार्षिक दर से बढ़ता है, एक बैंक में मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ता है। तो 1000 रुपये जमा किए जाते हैं बैंक में, तो 10 साल के बाद वो 1000 कितना हो जाएगा, 10 साल के बाद। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, समय पूछा गया था और डबल मतलब ये दिया गया था कि 2000 होने में कितना समय लगेगा, और इसमें बोला गया कि 10 साल बाद 1000 रुपये कितना हो जाएगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, लेट एट एनी टाइम टी प्रिंसिपल इज पी, माना किसी समय टी पर मूलधन पी है। देखिए तो फिर वही चीज़, तो फिर आएगा डी पी अपान डी टी। फिर से बताएं, देखिए डी पी अपान डी टी का मतलब हो गया पी में चेंजमेंट, पी में परिवर्तन, और पी में परिवर्तन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में परिवर्तन, मतलब मूलधन में परिवर्तन। मूलधन में परिवर्तन दो प्रकार का हो गया, तो बढ़ेगा या तो घटेगा। परिवर्तन मतलब चेंजमेंट 2 टाइप से होता है। किसी चीज़ में अगर चेंजमेंट हो रहा है तो या तो वो इंक्रीज हो रही होगी या तो डिक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पर इंक्रीज होगी, क्योंकि देखो पी क्या होता है, दिया भी तो गया इंक्रीजेज। तो डी पी अपान डी टी का मतलब हो गया प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्रीजमेंट टी के सापेक्ष, प्रिंसिपल अमाउंट में मूलधन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, और वो परिवर्तन कितना होगा, 5% है। अरे देखो लिखा नहीं प्रिंसिपल इंक्रीजेज, तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज का मतलब हो गया, देखो यहीं से इतने से देख लो, इतने से बस इतने से हो जाएगा, एक इतने से प्रिंसिपल इंक्रीजेज। तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज का मतलब क्या हुआ, पी में चेंजमेंट हुआ। प्रिंसिपल मतलब मूलधन बढ़ता है। मूलधन कैसे बढ़ेगा, समय के सापेक्ष ही तो बढ़ेगा, टी के रिस्पेक्ट में ही तो बढ़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज यही है डी पी अपान डी टी। अब प्रिंसिपल इंक्रीजेज यही है डी पी अपान डी टी। प्रिंसिपल इंक्रीजेज मतलब पी में चेंजमेंट, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में, तो डी पी अपान डी टी। और है कितना, 5%। तो किसका 5%, जो अमाउंट होगा उसी का 5% तो होगा, जो अमाउंट होगा उसी का 5%। और अमाउंट है कितना, पी, तो पी का 5%, पी इंटू 5/100। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि चलो पी तो लेट किया है लेकिन टी क्यों लेट किया है, तो आप बताओगे पी स्थायी नहीं है, पी कांस्टेंट नहीं है, पी समय के साथ साथ बदलेगा। तो जब समय टी है तब पी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पी भी बढ़ता जाएगा। तो कोई कंडीशन ऐसी आती है कि जब टाइम टी हो जाता है तब प्रिंसिपल पी हो जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जब टाइम टी हो जाता है तो प्रिंसिपल पी हो जाता है। अब देखिएगा फिर यही चीज़ देखिएगा, डी पी अपान डी टी पूरे बता दें तो जाएगा p/20, यह आएगा डी पी अपान पी, यह आएगा 1/20 डी टी। इंटीग्रेशन कर देंगे तो यह आएगा log p 1/20 t प्लस सी। फिर वही सिचुएशन लिखोगे, when t = 0 देन
t इक्वल टू 1000, इसमें भी 1000 है, इसमें भी देखो 1000, मतलब t इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग में जब शुरुआत की जाती है तब कितने रुपए से शुरुआत, तो जब स्टार्टिंग में जब शुरुआत करते हैं t इक्वल टू 0 मतलब प्रारंभिक सिचुएशन में, इनिशियल कंडीशन में, तो शुरुआत कितने रुपए से होती है 1000 से। देखिए मतलब जब समय शून्य है, मतलब जब स्टार्टिंग होती है तब रुपए कितने लिए जाते हैं 1000। ये चीज़ ये क्यों लिया जाता है आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन बताया था सी की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ रखें, देखिए p यहाँ पर रखेंगे 1000, p की जगह 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई देखिए log 1000, ये c की वैल्यू फिर यहीं रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो हो जाएगा log p इक्वल टू 1/20t प्लस c की वैल्यू यही रखेंगे log 1000, ये इधर आएगा देखिएगा log p माइनस log 1000 इक्वल टू 1/20t। गौर से देखिएगा इसमें log m माइनस log n, ये हो जाएगा log p अपान 1000 इक्वल टू t अपान 20। इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लो, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब लिखोगे व्हेन, अब देखो इस बार t गिवन है, कितने ईयर्स गिवन है, व्हेन t इक्वल टू 10 ईयर्स, जब समय 10 साल हो जाएगा तब p की वैल्यू कितनी होगी, देन p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तब p की वैल्यू बतानी है। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, p की वैल्यू 2000 थी, t की वैल्यू बतानी थी, t की वैल्यू। इसमें बोला गया है कि 10 साल बाद वर्थ मतलब होता है वही रुपीज, मूलधन, पैसा कितना हो जाएगा, रुपया कितना हो जाएगा। तो जब t की वैल्यू स्टार्टिंग में t की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तब p की वैल्यू 1000 थी, और जब 10 साल हो जाते हैं, जब t की वैल्यू 10 साल हो जाती तब p की वैल्यू कितनी होगी। देखिए यहीं पर रखिए, ये हो जाएगा log p अपान 1000 इक्वल टू, यहाँ t की जगह रखोगे 10 अपान 20, t की जगह देखो यहाँ 10 रखोगे तो हो जाएगा log p अपान 1000, हो जाएगा 1/2। ये फार्मूला लगा दीजिए, log x इक्वल टू टी, तो हम लोग क्या लिखते हैं x इक्वल टू ई की पावर t। ये इंटीग्रेशन में आपको बताया था हमने, log x इक्वल टू टी, तो x इक्वल टू ई की पावर t। यहाँ पर बेस में e होता है ना, जब बेस में कुछ नहीं तो e होगा, तो इसको देखो x इक्वल टू x, तो यहाँ पर क्या है बताओ p अपान 1000 इक्वल टू e की पावर t, तो हो जाएगा e की पावर हाफ। अब ये हो जाएगा p अपान 1000, ये हो जाएगा e की पावर 0.5 को 0.5 p अपान 1000, और देखिए e की पावर हाफ की वैल्यू दी गई है 1.648। 1000 का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 का, तो ये आएगा 1648 रुपये। मतलब 10 साल बाद जो 1000 रुपये थे वो 1648 हो जाएंगे। 10 साल बाद जो 1000 रुपये थे वो 1648 हो जाएंगे। 10 साल बाद जो 1000 रुपये थे वो 1648 हो जाएंगे। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, अगला वाला बताते हैं। जल्दी से देखिए, बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। देखिएगा इसमें भी वही सेम कंडीशन है, प्रिंसिपल इंक्रीजेज इतना। अगर आप देखो प्रिंसिपल इंक्रीजेज का मतलब हो गया डी अपान डी टी। प्रिंसिपल का मतलब पी बढ़ता है, और पी किसके रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, धन किसके बैंक में आप अगर धन जमा करो तो किसके सापेक्ष बढ़ेगा, समय के साथ साथ ही तो बढ़ेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पी भी बढ़ता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन भी बढ़ता जाएगा। तो प्रिंसिपल इंक्रीजेज यही है डीपी अपान डीटी, प्रिंसिपल इंक्रीजेज डीपी अपान डीटी। और कैसे इंक्रीज होता है, R% से। तो किसका R%, अरे जो आप जमा करोगे उसी में, उसी का तो परसेंट मिलता है। आपने 10,000 जमा किए तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, परसेंटेज ब्याज मिलेगा, वो 10,000 पर ही तो मिलेगा। तो आपका कितना है, P है, तो P का R%, P का R% ये आएगा। देखो अब इसमें भी आएगा dp अपान p, dp अपान p, ये हो जाएगा r अपान 100 dt। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा log p, r अपान 100t और प्लस c। ये हुआ जाके फर्स्ट इक्वेशन। कहा गया पर ईयर फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू बतानी है।
इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। दिया गया है आर की वैल्यू बतानी है, जबकि बोला गया है कि 100 रुपये दोगुना हो जाते हैं 10 साल में। मतलब स्टार्टिंग में तो 100 रुपये हैं, मतलब स्टार्टिंग मतलब समझते हो, जब टी की वैल्यू 0 है, जब टी की वैल्यू 0 है तब 100 रुपये हैं, और 10 साल बाद कितना हो जाएगा, डबल मतलब कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू बतानी, तो फिर वही लिखोगे, देखिए जल्दी से लिखोगे, व्हेन टी इक्वल टू 0 देन स्टार्टिंग में टी इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग जब होती है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 रुपये से। अगर आपसे कोई पूछे ये क्यों लेते, तो हमने दोनों क्वेश्चन बताया सी की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए तो यहाँ पर पी की जगह कितना ले लोगे आप, 100, आर इसकी जगह 0, तो सी की वैल्यू यहीं पर रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। देखो इक्वेशन फर्स्ट से ये हो जाएगा log पी आर अपान 100t और प्लस हो जाएगा log 100। अब गौर से देखिएगा, प्रिंसिपल इंक्रीजेज यही होता है dp अपान dt, और कितने परसेंट, r%। किसका r%, जो आपका मूलधन होगा, p है, p का r%। अब देखिए इसको इस साइड ले आओ, तो हो जाएगा log p माइनस log 100 इक्वल टू जाएगा r अपान 100t। log m माइनस log n कितना आएगा बताओ, log m अपान n आएगा, और ये हो जाएगा r अपान 100t। अब सेकेंड सिचुएशन क्या है, स्टार्टिंग में तो 100 रुपये थे, 100 रुपये डबल हो जाते हैं कब, 10 साल बाद, मतलब जब t की वैल्यू 10 हो जाती है, t की वैल्यू 10 हो जाती है, व्हेन जब t की वैल्यू 10 है तब p की वैल्यू कितनी हो जाती है, 100 कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, 200 हो जाता है। रखो यहीं पर, देखो जब 10 साल बाद, मतलब जब t स्टार्टिंग में जब t 0 रहता है तब p 100 रुपये रहता है, जब t 10 साल हो जाता है तब p कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। यहाँ पर रखो 200 अपान 100, यहाँ पर 10 रखोगे, r अपान 100 इंटू 10। अब देखिएगा ये आएगा log 2, ये आएगा 10 r बाई 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10 log 2 इक्वल टू r। 10 log 2 की वैल्यू गिवन है 06931, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6.931%। ये आया आर की वैल्यू। लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले वीडियो में 2-3 आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू होंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।